करेंटा टीवी। विमला घर पर बैठकर कुछ सोच रही थी। छी छी, ये सब क्या हो गया? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। छी, ये सब मेरी बुढ़िया सास की वजह से ही हो रहा है। वो सोच रही थी कि उसे फोन आया। फोन उठाकर हेलो। हेलो, कैसी हो? हाँ, हम सब ठीक हैं। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ। दादी माँ? मेरी दादी तो कब का ऊपर चली गई। आप कौन? हाँ, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है ना? मेरे बच्चे नहीं हैं। स्कूल गए होंगे। खाना खाया? मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे ही नहीं हैं और तुम पागल वागल हो क्या? त्योहार पे बच्चों को लेकर घर आना। अरे, कौन हो तुम? कहाँ की हो? चुपचाप फोन रखो। पहले ही मेरा दिमाग ठीक नहीं है, ऊपर से ये रॉन्ग कॉल को भी अभी आना था। ये पागल और बहरी दोनों लगती है। बाप रे, मेरा दिमाग खा गई। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। उसने फैन ऑन किया लेकिन ऑन नहीं हुआ। अरे, इस करंट को भी अभी जाना था क्या? बिना फैन के तो मैं पक जाऊंगी। हाँ, सासू माँ के घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वो अपने सासू माँ के घर के लिए निकल गई। राह में कई लोग खेतों से अपने घर जा रहे थे। पड़ोस की वनजा उसके सामने आ गई। कहाँ चली गई थी दीदी? अनाज की मंडी तक गई थी दीदी। उन्हें साफ करने का काम बाकी है। फैन लेकर आई थी लेकिन 5 मिनट में एक बार करंट निकल जाता है। घर के बाहर ही काम खत्म करने की सोच रहे हैं। घर जाकर देखा तो वहाँ पंखा चल रहा था। करंट आ गया क्या सासू माँ? नहीं तो। नहीं आया क्या सासू माँ? फैन इतनी स्पीड से घूम रहा है और आप बोलती हो कि करंट नहीं है। फैन घूमने का मतलब करंट होने का है जरूरी। करंट से कोई काम धाम नहीं। सासू माँ, आप ठीक तो हो ना? अस्पताल लेके जाऊँ क्या या डॉक्टर को फोन करूँ? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए बोल रही थी कि आप पागलों की तरह बात कर रहे हो। फैन घूमने के लिए करंट नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप पागल हो गई हो। आपके बेटे को अभी फोन करती हूँ। अरे चुप, मैं सच बोल रही हूँ। ये एक मैजिकल फैन है। इसे करंट की कोई जरूरत नहीं। जितने स्पीड में चाहिए उतने स्पीड में घूमती है। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। सासू माँ, घर में करंट ना रहने की वजह से मैं उस गर्मी को नहीं सह पा रही हूँ। इस फैन को मुझे दीजिए ना, मैं कल आपको लौटा दूंगी, उसने कहा और उस फैन को लेकर अपने घर चली गई और अपने फैन के नीचे आराम से सो रही थी। इस बुढ़िया के पास ये मैजिकल फैन कहाँ से आया होगा? वैसे भी ये फैन उसे वापस तो नहीं करने वाली ना। हाँ, आइडिया। ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, तो किसी भी काम की नहीं है। अब इस फैन से गांव में सभी लोगों के ध्यान अगर मैं साफ कर दूंगी तो बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगी। ये सारे पैसे अगर मैं अपने पति जी को दे दूं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है। दीदी, आपकी अनाज मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन 2000 रुपए लगेंगे। 2000? अच्छा ठीक है, मगर कैसे करोगी? मैं कैसे भी करूं, तुम पहले पैसे तो दो। ऐसा कहकर उसने पैसे ले लिए। इस तरह उसने सभी को यही बातें बताकर पैसे ले लिए। विमला ने वो फैन लिया और अनाज की मंडी तक पहुंच गई। वहाँ बहुत सारा अनाज के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर पहले उस वनजा का काम खत्म करते हैं। वो अनाज के ढेर तक पहुंची। वहाँ वो बस फैन लगाने ही वाली थी
कि बाकी किसान भी उसके पास आ पहुँचे। अरे क्या बेटी, तुमने तो बोला था कि पहले तुम मेरे ढेर पर फैन लगाओगी, पैसे लेकर किसी और का क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं, पहले मेरे ढेर पर लगाओ। पहले आप नहीं, मैं सारे लोगों का फैन एक साथ ऑन कर दूंगी। ऐसा कहकर वो थोड़ी दूर पर अपना पंखा ले जाकर फैन ऑन कर देती है। उसके फैन की स्पीड की वजह से उस मंडी में रखे सारे अनाज के ढेर पूरी तरह हवा में उड़ जाते हैं। फैन के आसपास खड़े लोग भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही पूरा मार्केट खाली हो गया। सारे किसान विमला के पास पहुँचे। अनाज साफ करने की बजाय तूने तो सारे अनाज ही उड़ा डाले। अब जो सारे अनाज चले गए हैं उन सबके पैसे की भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं तो हम तुझे यही धूप में गाड़ देंगे, जलकर मर जाएगी। मैंने तो कुछ और सोचा था, ये सब क्या हो गया? अब इनको मैं पैसे अगर ना भरपाई करूं तो मुझे सचमुच ही धूप में गाड़ने वाले लगते हैं। ऐसा सोचकर उसने डर के मारे सारे किसानों को पैसे वापस कर दिए और अनाज के पैसे भी भरपाई कर दिए। अच्छा, सोचा था पैसे कमाऊंगी, मगर इधर तो उल्टा मुझे ही सारे पैसे दे देने पड़े। आज हम देखेंगे कि ईर्ष्यालु और दयालु में क्या फर्क होता है। एक गांव में दो भाई रहते थे, अनिल और सुनील। दोनों धोबी थे और उनके पास एक बूढ़ी गधी थी जिसका नाम स्वरा था। अनिल बहुत सच्चा और दयालु था। वो सबकी मदद करता था। इस कारण अनिल को सभी गांव वाले पसंद करते थे। ये देख सुनील मन ही मन बड़ा जलता था। एक दिन जब दोनों भाई घाट पर कपड़े धो रहे थे, अचानक ही उनकी गधी छोटी पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। भाई जल्दी आ, लगता है इसकी टांग टूट गई है। टूट गई तो जाने दो ना, बूढ़ी गधी है, छोड़ ना भाई, काम कर ले अपना। तू काम कर, मैं उसकी मरहम पट्टी करके आता हूँ। बड़ा आया मदर टेरेसा के नाती। स्वरा, तू बिल्कुल घबराना मत, मैंने पट्टी कर दी है, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कुछ ही दिनों में दौड़ने लगेगी। अब तू यहीं पर बैठी रह, मैं पानी पीकर आया। जब अनिल पानी पीकर लौटा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, वहां एक सुंदर सुनहरी बड़ी बड़ी पंखों वाली बकरी खड़ी थी। अरे तुम कौन हो? स्वरा, मुझे नहीं पहचाना? मैं स्वरा हूँ। अरे पर तुम स्वरा कैसे हो सकती हो? तुम तो गधी थी। अरे तुमने इतने प्यार से मेरी मरहम पट्टी की तो मैं गधी से उड़ने वाली बकरी बन गई। स्वरा ने अनिल को बताया कि वो देवों की बकरी है। जब वो धरती पर आई, उसे बड़ी भूख लगी थी और इस कारण उसने एक ऋषि के फल खा लिए। ऋषि ने उसे श्राप देकर एक गधी बना दिया। चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूँ, कुतुब मीनार दिखाती हूँ। थोड़ा रुको ना, मैं जाकर सुनील को भी ले आता हूँ। उस खड़ूस आदमी को मैं नहीं बिठाऊंगी। अरे वो छोटा भाई है मेरा, भी बिठा लो ना, साथ में जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है। जैसे ही वो कुतुब मीनार के ऊपर से गुजरने लगे, अरे वाह, कुतुब मीनार कितना अच्छा है ना, कितना लंबा है ना। सुनील सोचा, देख ले बेटा, ले ले मजे। ये सोचकर सुनील ने अनिल को धकेल दिया। स्वरा अलर्ट थी। बिजली की तेजी से नीचे की तरफ उड़ते हुए उसने अनिल को बचा लिया। फिर उसने सोचा, इसको तो मैं बताती हूँ, अभी देखती हूँ, अभी गिरा देती हूँ इसमें सुनील को। नहीं नहीं स्वरा, ऐसे मत करो, छोटा भाई है मेरा। लेकिन क्यों? इसने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम इसे बचाना चाहते हो? ये सुनकर सुनील की आंखें भर आई। उसने अनिल से माफी मांगी और अनिल ने उसे गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे ही प्रेरणास्पद कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए
बने रहिए हमारे साथ।